नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। अत्रौलिया विकासखंड के गंगापुर पनापार निवासी कविता निषाद पुत्री स्वर्गीय अशोक निषाद 2023 नीट परीक्षा में 661 अंक प्राप्त कर सफलता हासिल करते हुए परिजनों व पूरे गांव का नाम रोशन किया। इस कामयाबी पर क्षेत्र के लोगों ने घर पहुंचकर उसे बधाई दी। कविता निषाद की प्रारंभिक शिक्षा जय मां दुर्गा चिल्ड्रन स्कूल तथा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट लोधी किसान इंटर कॉलेज महादेवपुर से हुई है। इन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में नीट परीक्षा पास कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। बेटी की इस सफलता से माता शांति देवी भी काफी खुश है। कविता के पिता की मृत्यु 2020 में हो जाने के उपरांत भी कविता के हौसले पस्त नहीं हुए और उन्होंने लगातार अपनी मेहनत जारी रखी। इनके 2 भाई भी हैं। कविता ने अपने कामयाबी का श्रेय उप निरीक्षक चाचा श्यामलाल व भाई संजीत को दिया। कविता ने बताया कि मेरा लक्ष्य MBBS के बाद MD मेडिसिन या गायनोकोलॉजी में जाने का है। मेरी पढ़ाई में घर के लोगों ने काफी मदद की। यूपी बोर्ड से पढ़ाई करने के बाद थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई ड्रीम हो या आप किसी भी फील्ड में हो, उसको इग्नोर मत करें। कोई भी समस्या आने पर परिजनों का सहयोग मिलता है। कविता के चाचा रामकेश निषाद ने बताया कि मेरे भाई का एक लक्ष्य था कि मेरी बिटिया MBBS बने। मेधावी बिटिया पर मुझे गर्व था कि यह जरूर यह मुकाम हासिल करेगी। मेरे बच्चे मेहनती व जुझारू है। पढ़ाई के बीच में कुछ कठिनाइयां हुई थी, परंतु बिटिया ने कभी साहस नहीं खोया और अपने लक्ष्य को पूरा किया। इस मौके पर श्यामलाल, महाप्रधान शीतल प्रसाद निषाद, हरिकेश प्रधान, पिंटू यादव, लछराम वर्मा, इंद्र प्रजापति, पंकज प्रजापति, कालीचरण संजय यादव, लोटू दादा सहित लोग मौजूद रहे। परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, जिसके लिए आज यहाँ पे बधाई देने का ताला लगा रहा है। किस चीज़ की परीक्षा है? नीट कितना मार्क्स आया? 661। तो कैसे, कहाँ से प्राथमिक शिक्षा आपकी कहाँ से प्रारंभ हुई और किस मुकाम तक पहुंची, इसके बारे में? 8 तक तो मैंने यहीं से कोचिंग किया था और पढ़ाई भी की थी, और 12th भी यहीं से किया था। फिर इसके बाद प्रिपरेशन मैंने किया था। प्राथमिक शिक्षा किस विद्यालय के नाम से? जय मां दुर्गा चिल्ड्रन स्कूल प्राथमिक विद्यालय। इसके बाद इंटर हाई स्कूल कहाँ से? लोधी किसान इंटर कॉलेज। इसके बाद कई बार में आपने निकाला, पहली बार में कि नहीं, मेरा ये सेकंड ड्रॉप था और तीसरा अटेम्प्ट था। किस विभाग में जाना चाहेंगी, किस चीज़ का? मैं अभी तो MBBS करूँगी, इसके बाद MD करूँगी मेडिसिन में या फिर गायनिकोलॉजिस्ट। क्या लग रहा था कि आपको ये मुकाम आप हासिल कर लेंगे? हाँ, एकदम। पढ़ाई में कठिनाइयाँ भी आई होंगी, काफ़ी आई होंगी। महिला है, लड़की हैं आप। अब हमारे समाज में लड़कियों को नहीं ले जाने दिया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है। क्या वो यहाँ पे दिक्कत परेशानियाँ आई? नहीं, मेरे घर पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि गर्ल्स को मतलब जो पढ़ने में अच्छा है उसको ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो कोई कठिनाइयाँ परेशानियाँ आई होगी? पढ़ाई बड़ी लंबी पढ़ाई की और आज इस मुकाम पे आई हैं। कठिनाई तो हुई थी क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से थी, तो मेरा सडनली चेंज हुआ इंग्लिश मीडियम के मतलब स्टूडेंट, और नीट तो इंग्लिश मीडियम से था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। फिर उसके बाद सही हो गया। 1-2 लड़कियों को या अपनी उम्र की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि मतलब अगर कोई भी ड्रीम है या फिर किसी भी फील्ड में है तो उसको परस्यू करो, और मतलब उसको ऐसे नहीं कि इग्नोर कर दो। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो पेरेंट्स तो सपोर्ट करेंगे हमेशा ही। तो ये डॉक्टर बनने के बाद जो आप अपना लक्ष्य बनाई हैं, उसके बाद आप कहाँ प्रैक्टिस करना चाहेंगे? अभी तो MBBS करेंगे 5.5 साल तक, और इंटर्नशिप चलेगी। फिर इसके बाद गायनिकोलॉजिस्ट या फिर मेडिसिन में हो। मेरे लड़का भी था, उसके लिए एडमिशन के लिए गए थे, संजोग बस उनकी तबीयत खराब हुई, नहीं हो पाया। लड़का मान लीजिए JNM करके प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए वो भी सफल है। क्या लगता था, शुरू से मेधावी थी, लगता था कि डॉक्टर निकाल लेगी? एकदम निकाल देंगे। मेरे बच्चे जितने हैं जुझारू हैं। पढ़ाई लिखाई में कोई कठिनाइयाँ नहीं। हाँ, बीच में कठिनाइयाँ हुई,
तो हमारे चाचा जी हैं, इस समय कुशीनगर में पोस्ट हैं, इनका बहुत योगदान था, नेताजी हैं, बाकी और मित्र हैं। और मेरा लड़का जो है, छोटा वाला भतीजा जो है, वो बहुत तेज तर्रार है, वो डॉक्टरी को संभाल लिया। मैं भी समाज में घूमता टहलता हूँ थोड़ा इधर उधर, उससे बिटिया का उत्साहवर्धन हुआ। अब बिटिया कभी साहस खोई नहीं, इसलिए वो अपनी लक्ष्य को पूरा की। मिले कि आप इस बच्ची को पढ़ाएं हैं। जी। शुरू से कैसे पढ़ने में कैसे थी, अब क्या लगता था कि ये लड़की इस मुकाम पे पहुंचेगी? जब ये बचपन में इनको पढ़ाते थे तो मुझे आभास होता था कि ये कहीं न कहीं आगे चल के क्या आगे बहुत बढ़ेंगी, और इनको जितने इनके अंदर डाउट्स होते थे, जितने थे, उनको क्लियर करते थे हम, और शुरू से ही इनकी तैयारी कराने में हम तत्पर थे। एक आपकी विद्यालय की लड़की इस मुकाम पे आई है, आपके विद्यालय में और सारे बच्चे हैं, उन सब बच्चों को इसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उन सब के बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि इन्हीं की भांति जैसे इन्होंने इन परिस्थितियों में होने के बावजूद भी ये अपने आप को तैयार करके और इस मुकाम तक हासिल किया है, और हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रणमो गेट के पास जल निगम टंकी के सामने भीषण एक्सीडेंट में मैजिक वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई है। घटना रविवार रात के करीब 9 बजे की है। दोनों की मौत इलाज के दौरान वाराणसी में हुई है। देवगांव कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र ने बताया कि हादसे के बाद दोनों को रेफर होने पर वाराणसी इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हुई है। वहीं वाराणसी में ही दोनों शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मैजिक वाहन और बाइक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मैजिक चालक घटना के बाद फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चंदेवरा गांव निवासी 40 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार पुत्र बद्री अपनी पत्नी रिंकी 36 वर्ष के साथ रविवार को दिन में खरीदारी करने लालगंज बाजार गया था। लालगंज से बाइक से दोनों रात में करीब 9 बजे घर चंदेवरा लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बाइक का मैजिक से भीषण हादसा हो गया। यहां तक कि बाइक मैजिक वाहन में फंस गई और काफी दूर तक मैजिक के साथ घसीटती गई। इसी में धर्मेंद्र और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों 100 शैय्या चिकित्सालय लालगंज ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया गया था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्कार भारती आर्यमगढ़ द्वारा श्री कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन श्री अग्रवाल धर्मशाला पुरानी कोतवाली में सकुशल संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र के समक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनोद अग्रवाल द्वारा दीप जलाकर पुष्पार्चन से हुआ। इसके पश्चात शरद तिवारी द्वारा सरस्वती वंदना एवं डॉक्टर पूनम तिवारी, रश्मि डालमिया द्वारा संस्था का ध्येय गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष डॉक्टर DP तिवारी ने किया। कार्यक्रम का संचालन अंशु अस्थाना एवं विजेंद्र श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से किया, जिसमें शिशु वर्ग, बाल वर्ग एवं किशोर वर्ग के प्रतिभागी बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसके संयोजक एडवोकेट अभ्यदत्त गोंड एवं डॉक्टर पूनम तिवारी रहीं। सह संयोजक के रूप में अनिता श्रीवास्तव, दीपशिखा पांडे और अंशु अस्थाना रहीं। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए संस्था अध्यक्ष डॉक्टर DP तिवारी ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के बीच प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि उनके अंदर श्री कृष्ण के भाव एवं संस्कार को जगाना है, जिससे उनके अंदर भारतीय संस्कृति के संस्कार प्रवाहित हो सके और बच्चे सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक हो सकें। निर्णायक मंडल द्वारा शिशु वर्ग में श्रेयांश अग्रवाल प्रथम, अनन्या उपाध्याय द्वितीय एवं यशस्वी जैसल तृतीय स्थान, बाल वर्ग में अक्षत गुप्ता प्रथम, जानवी राय द्वितीय और रुद्र उपाध्याय तृतीय स्थान, किशोर वर्ग में कृष्ण चौबे प्रथम, प्रखर उपाध्याय द्वितीय और प्रियम मौर्य तृतीय स्थान पर रही। निर्णायक मंडल में ममता राय, मनन पांडे एवं अनिता द्विवेदी उपस्थित रहीं।
अंत में आए हुए सभी लोगों के प्रति संस्था के उपाध्यक्ष सुनील मिश्र द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर संस्कार भारती के वरिष्ठ सदस्य, संरक्षक एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनोद कुमार अग्रवाल, संत प्रसाद अग्रवाल एवं मधु अस्थाना, उपाध्यक्ष सुनील कुमार मिश्र, कोषाध्यक्ष अरविंद बरनवाल, महामंत्री शरद चंद तिवारी, सहमंत्री सुभाष चंद गुप्ता, अमन गर्ग, भारत भूषण तिवारी, साहित्य विधा प्रमुख एवं कवि विजेंद्र श्रीवास्तव एवं रश्मि डालमिया सहित संस्था के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। शनिवार रात बाबूलाल की बहू इंद्रकला उम्र 32 वर्ष अपने छोटे बेटे विराट उम्र 1 वर्ष को बिस्तर पर सुलाकर घर का काम निपटा रही थी। विराट सो रहा था और अचानक उसे सर्प ने डस लिया। सर्प वहीं बिस्तर पर मौजूद रहा, लेकिन मां को इसका पता नहीं चला। काम खत्म करने के बाद जब इंद्रकला अपनी बेटी स्वीटी उम्र 8 वर्ष को लेकर सोने आई तो सर्प को देख नहीं पाई। जैसे ही वह सोने लगी, सर्प ने मौके का फायदा उठाकर स्वीटी को लपेट लिया और उसे डसने लगा। इंद्रकला ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस संघर्ष में सर्प ने इंद्रकला को भी काट लिया। मां बेटी की चीखें सुनकर घर के बाकी सदस्य दौड़े और जैसे तैसे सर्प वहां से भाग निकला। ग्रामीण और परिजन तीनों को तुरंत 100 सया संयुक्त चिकित्सालय ले गए। वहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जौनपुर रेफर कर दिया। जौनपुर में भी स्थिति नहीं सुधरी तो उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया। रविवार की सुबह इलाज के दौरान 1 वर्षीय विराट की मौत हो गई। मां इंद्रकला और बेटी स्वीटी की हालत अभी भी गंभीर है और वे वाराणसी के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। आजमगढ़ के पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ रेंज वैभव कृष्ण के नेतृत्व में मंडल के तीनों जनपदों आजमगढ़, मऊ व बलिया में रात 8 बजे से पुलिस के द्वारा विशेष अभियान ऑपरेशन गिरफ्तारी के नाम से चलाया गया, जिसमें मंडल आजमगढ़ के प्रत्येक जनपद के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व ग्रामीण के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी से लेकर थानों के एसओ के साथ ही इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की कई टीमों का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न मुकदमों में घटनाओं में वांछित अभियुक्तों के साथ ही इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का क्रम बीती रात 8 बजे से शुरू हुआ, जो पूरे दिन जारी रहा और यह रात तक जारी रहा।
सभी अभियुक्तों को आजमगढ़ के पुलिस लाइन परिसर में मीडिया के समक्ष लाया गया। इसके बाद सभी को न्यायालय के लिए रवाना किया गया। जनपद के सभी थाना क्षेत्र से पकड़े गए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अभियान में लगी हुई थी। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि आमतौर पर मुकदमों में वांछित अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस के पास थानों पर टीम की कमी रहती है। कई कार्यों के चलते भी कई बार गिरफ्तारी टल जाती है, अभियुक्त गच्चा दे जाते हैं। इसलिए इस बार विशेष अभियान चलाकर वरिष्ठ अधिकारियों के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, आदरणीय डीआईजी रेंज महोदय श्री वैभव कृष्णा सर के नेतृत्व में, उनके डायरेक्शन में हम लोगों ने उन तीनों जनपदों में एक ऑपरेशन गिरफ्तारी चलाया गया, जो कल रात्रि 8 बजे से शुरू हुआ था और आज 8 बजे तक चलना है। और इसी में जनपद आजमगढ़ में हम लोगों ने एसपी सिटी, एसपी आरए और समस्त हमारे जो क्षेत्राधिकारी है, इनके सुपरविजन में टीमों का गठन किया गया था। और इसमें विशेष तौर से ये चीज़ें रखी गई थी कि अक्सर ये होता है कि जब गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभियान चलाते हैं तो थाने की जो टीम है वही काम करती है, और कई बार ये होता है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस की जो उपलब्धता ना होने की वजह से अपराधियों की जो गिरफ्तारी है उसमें जो असुविधा होती थी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए डीआईजी रेंज महोदय के जो निर्देशन में टीमें बनाई गई थी, जिसमें न केवल थाने की टीम बल्कि पुलिस लाइन की टीम, हमारे पुलिस ऑफिसर, जो क्षेत्राधिकारी जो पेशी हैं उनके जो कर्मचारी, और इसके अलावा एसपी सिटी, एसपी आरए के जो ऑफिसों में जो काम करने वाले जो लोग हैं, उन सभी को लेकर टीमों का गठन किया गया। और उसके बाद में जो भी जो मफरूर अपराधी थे, वांछित थे, इनामियाँ थे, इसके अलावा जो अन्य मुकदमों में जो वांछित चल रहे थे SR केस और नॉन SR केस में, और 151 पूर्व में जो 151 होती थी, उसके तहत जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी थी, और इसके अलावा जो NBW जारी हो रखे थे उनकी गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया। आज टोटल करीब 143 जो मुकदमों से संबंधित वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव में और बाकी लोगों की गिरफ्तारी की गई। कुल मिला के 164 लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और अभी ये अभियान चल रहा है, इसमें जो कुर्की से संबंधित जो अपराधी है उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा आज भी अभियान चलता रहेगा। कल जो भी अभियुक्त जो गिरफ्तार होंगे उनके बारे में आप लोगों को अलग से बताया जाएगा। जम्बो गिरफ्तारी हुई है सर, तो कितनी टीम चल रही है? बीच में चूँकि पहले एक साथ जब अभियान चलता है तो उससे थोड़ी मदद भी मिलती है, और अलग अलग जब टीमें काम करती है तो ये होता है कि जो गिरफ्तारी है उसमें, क्योंकि जो अभियुक्त होते हैं वो अलग अलग थानों के होते हैं, तो उसमें एक सहयोग नहीं मिल पाता है। तो इसमें ऑपरेशन में ये रहा कि सभी जो टीमें आपस में एक दूसरे के सहयोग से काम की, और इसी का नतीजा है कि इसमें अच्छे से गिरफ्तारी हो पाई। आजमगढ़ जिले के मेंघनगर थाना क्षेत्र के लोहानपुर गांव में युवक खेत में पानी चलाने के लिए पाइप फैला रहा था, तभी सर्प ने बाएं पैर में डस लिया। हालत गंभीर देखते ही परिजन अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मेंघनगर थाना क्षेत्र के लोहानपुर गांव निवासी सिकंदर चौहान उम्र 40 वर्ष पुत्र साधु चौहान रविवार की सुबह 8 बजे खेत में पानी चलाने के लिए पाइप फैला रहा था, तभी बाएं पैर में सर्प ने डस लिया। हालत गंभीर देखते ही परिजन खरिहानी प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने देखते ही रेफर कर दिया। परिजन चक्रपानपुर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान रविवार की सुबह 8:30 बजे मौत हो गई। मृतक राजगीर का काम करता था, एक पुत्र 2 पुत्री का पिता था। उम्र 40 साल। कैसे घटना घटी? खेत में गए थे पाइप बिछाने, उसी में सांप काट लिया उनको। उसके बाद कहाँ ले गए? हॉस्पिटल ले गए थे। अस्पताल पहले प्राइवेट में गए, उसके बाद मेडिकल PGI ले गए थे। वो नहीं रहे उनको। घटना ये घटी थी कि खेती गृहस्थी का इस समय देख रहे हैं सूखा पड़ा है, पानी देने के लिए वो पाइप, धान में पानी देने के लिए पाइप बिछा रहा था लड़का, उस धान मेड़ पे कहीं सर्प पकड़ लिया। और वहाँ से तुरंत जब जानकारी हुई तो लेके हॉस्पिटल खरियानी से तुरंत जब हुआ तो ये PGI मेडिकल कॉलेज में, यहाँ आने के बाद मृत घोषित कर दी। फिर घर वाले क्या चाहते हैं? नहीं, मुआवजा गरीब आदमी है, 3 बच्चे हैं उसके नाबालिग, और हम लोग SDM साहब को इतला किए, SDM साहब लेखपाल साहब को भेजे, फिर उसके बाद
मेहनगर एसओ साहब भी पहुँचे, चौकी इंचार्ज भी, वहाँ पंचनामा के सरकारी कार्रवाई करके हम लोग पोस्टमार्टम पे आए। हम मुआवजा तब उसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है, कोई सहारा नहीं, घर का गार्जियन वही था, किसी तरह मजदूरी करके बच्चों का भरण पोषण करता था। तो हमारी तो यही मांग है कि उसको कुछ सहायता मिल जाए, जो गवर्नमेंट का आदेश है उससे कुछ बच्चों का परवरिश हो सकेगी। आजमगढ़ जिले की सुप्रसिद्ध हिंदी सेवी संस्था साहित्यानुरागी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए रविवार को अभिनव कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों ने हिंदी लेखन में वर्तनी के माध्यम से व्याकरण की मूल बातें सीखीं, हिंदी अक्षरों में आकर्षण और सौंदर्य बोध वाले शब्दों की संरचना के लिए सुलेख की तकनीक सीखी और अपने जीवन की किसी अवधि विशेष में घटित घटनाओं की रोचक प्रस्तुति के लिए संस्मरण लिखने की बारीकियों को समझा। कार्यशाला का आयोजन शिबली नेशनल कॉलेज के सभागार में 2 सत्रों में किया गया। पहले सत्र में विशेषज्ञों ने कार्यशाला में प्रतिभागियों के हिंदी लेखन में वर्तनी, सुलेख और संस्मरण लेखन कौशल से परिचित कराया गया। दूसरे सत्र में शिक्षाविदों ने हिंदी भाषा के महत्व को बताया और मनोरंजक कक्षा का आयोजन किया गया। कार्यशाला के पहले सत्र में लेखिका एवं शिक्षक सरोज यादव ने हिंदी भाषा लिखते समय सामान्य शब्दों में होने वाली त्रुटियां एवं उन्हें शुद्ध लिखने की जानकारी दी और विद्यार्थियों की विभिन्न शंकाओं भ्रमों का निवारण किया। इसी प्रकार दूसरे चरण में शिक्षक मनोज जी ने विद्यार्थियों को हिंदी शब्दों की सुंदर संरचना के लिए सुलेख पर जोर देने को कहा। उन्होंने कहा कि हिंदी के हर शब्द के लेखन में आकर्षण होना चाहिए, जिससे हिंदी के प्रति प्रेम पैदा हो। उन्होंने अज्ञातक हिंदी के हर अक्षर को लिखने की कला बताई। कार्यशाला के तीसरे चरण में साहित्यानुरागी की अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने संस्मरण लेखन को जीवन में घटित घटनाओं की धरोहर बताया। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को संस्मरण लेखन कौशल की बारीकियों के बारे में बताया। दूसरे सत्र में राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया के प्रधानाचार्य एवं शिक्षाविद राम किंकर मिश्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा के महत्व और हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगार के अवसरों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा को महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। इससे हिंदी पट्टी में पढ़े लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। विद्यालयी स्तर पर रखी गई हिंदी की मजबूत आधारशिला पर ही भविष्य के व्यक्तित्व की निर्मिति होती है। इसी क्रम में डायट मऊ के प्रवक्ता जावेद आलम ने अपने अनोखे अंदाज से प्रतिभागियों को मनोरंजन की पाठशाला से जोड़ा। उन्होंने विभिन्न प्रश्नोत्तरी और अभिनय के माध्यम से हिंदी के महत्व को समझाया। श्री आलम की मनोरंजक पहलुओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की कला को प्रतिभागियों ने खूब सराहा। कार्यक्रम का संचालन अंशु अस्थाना ने किया। सरोज यादव, प्रियंका श्रीवास्तव, स्नेहलता राय, प्रज्ञा राय, कंचन मौर्य, प्रतिभा पाठक, आशा सिंह, सत्यम प्रजापति, आराधना शुक्ला, प्रीति वर्मा, शिखा मौर्य, उदिता सिंह आदि लोग मौजूद रही। अंत में सभी के प्रति साहित्यानुरागी की अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने आभार जताया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति से संबंधित कृषि निर्यात जागरूकता कार्यक्रम और क्लस्टर सुविधा इकाई की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने निर्यात नीति के अनुसार आंवला के स्थान पर सहजन, हरी सब्जियां को शामिल कराने का निर्देश दिया। उन्होंने उत्पादों के निर्यात हेतु लाइसेंस बनवाने के लिए हॉर्टिकल्चर एवं एपीडा से किसानों को संपर्क कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा निर्यात हेतु लेमन ग्रास इत्यादि औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में आए हुए कृषकों एवं कृषक उत्पादक संगठन से उनकी समस्याओं को जानकर उनका निराकरण कराने हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिया कि अपने विभाग में एफपीओ की सहायता के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करें।
जो एफपीओ की समस्याओं का निस्तारण कराएं। साथ ही कृषक उत्पादक संगठनों की क्षमता में वृद्धि हेतु सभी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने समस्त एफपीओ से कहा कि सहायता के लिए निवेश मित्र पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं। ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक डॉक्टर अखिलेश चंद्र यादव द्वारा जनपद के निर्यातकों और कृषि उत्पादक समूहों के साथ संवाद किया गया तथा नीति में इंगित प्रोत्साहन राशि, क्लस्टर निर्माण, नव सम्मिलित ग्लोबल गैप, ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण इत्यादि से संबंधित प्रक्रिया एवं प्रपत्रों की जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाते हुए कृषकों, कृषक उत्पादक संगठनों एवं अन्य हितधारकों की आय को पर्याप्त रूप से बढ़ाना तथा कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का मुख्य लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत कार्य करने वाले एफपीओ, एफपीसी निर्यातक को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान प्रोत्साहन राशि दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देना, प्रत्येक क्लस्टर को एफपीओ, एफपीसी के पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित करना, क्लस्टर बनाते हुए क्लस्टर पद्धति के माध्यम से निर्यात को बढ़ाना एवं मुख्य विभागों, निर्यातकों, कृषक उत्पादक संगठनों, एफपीओ, एफपीसी के बीच क्लस्टर स्तरीय समन्वय स्थापित करना है। एपिडा से आनंद जी द्वारा निर्यात संबंधित टेक्निकल एवं उपलब्ध सब्सिडी संबंधित जानकारी से अवगत कराया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह, ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक डॉक्टर अखिलेश चंद्र यादव, एपीडा वाराणसी से आनंद झा एवं जनपद के समस्त कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 सीसीटीवी निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।